क्या सीखेंगे आज हम? SEO में भी हम सीखेंगे दो चीज। पहले सीखेंगे हम कुछ बारीकियां, लिंक के टाइप सीखेंगे। विक्रांत कौन कौन से होते हैं बताना? फॉलो और डू फॉलो। हाँ, एक होता है डू फॉलो लिंक, सेकंड इज फॉलो, सेकंड इज नो फॉलो लिंक। ठीक है, आपको जानता है डू फॉलो क्या होता है? ये ऐसे भी टाइप से भाई नहीं, लिंक के टाइप से जो हम लिंक जनरेट कर रहे हैं, मतलब लिंक बिल्डिंग करते हो ना रोज, वीडियो पीपीटी सीपीटी अगर डालते हो, उससे क्या लिंक मिल रहा है कभी देखा है? देखना चाहिए ना। डू फॉलो दे रहा है या हमें वो बैकलिंक किया, नो फॉलो दे रहा है। ठीक है भाई, तो बताओ क्या होता है डू फॉलो लिंक? डू फॉलो है लिंक यूज पास हो जाता है वेबसाइट की, जो वेबसाइट की वो है फिर उसका मतलब पास हो जाता है हमारी वेबसाइट पे। हाँ बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है भाई, हमारा जो हमने बैकलिंक बनाया है, ठीक है, और ये मेरा एक है, यहाँ सर्वर है, यहाँ गूगल हमारा रिजल्ट दे रहा है हमको, मेरी वेबसाइट के लिंक बन रहे हैं, वो यहाँ से पास ऑन हो जाएगा डू फॉलो में। नो फॉलो में नहीं होता वो। ठीक, फिर भी आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि कितना परसेंट ये होना चाहिए और कितना परसेंट आपका ये होना चाहिए। तो किसी को पता है परसेंटेज इसका? ये रेशियो पता है विक्रांत? कोई तो बताओ। 30-70 पास में ही 80-20 होते हैं। ठीक है, 80% आपका डू फॉलो होना चाहिए क्योंकि हमको रैंक लाना है, और सॉरी ये वाला, और 20% हो गया आपका नो फॉलो। और फिर क्वेश्चन वो पूछेगा आप नो फॉलो लिंक क्यों बना रहे हो, जो आपको पता है कि ये रैंक में हेल्प नहीं करता, और एसईओ जो है रैंक के लिए कर रहे हैं, तो क्या बताओगे आप लोग? बताओ, पता नहीं बस भाई। देखो होता क्या है, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, मतलब मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? व्हाइट वाला है, ग्रे है, ब्लैक और ब्लैक है ना। व्हाइट में क्या हो गया कि गूगल कहता है सिर्फ ऑन पेज करके छोड़ दो, मैं अपनी मन मर्जी से रैंकिंग दिखा दूंगा, अगर लगेगा तो टॉप पे आएगी वरना नहीं आएगी। ठीक है, ब्लैक में तो हो गया कि आप अनएथिकल वो काम करोगे ना, एक्टिविटीज। ग्रे हेड है जो हम करते हैं, ना वो प्योर व्हाइट होता है ना वो प्योर ब्लैक होता है, इसलिए हम दोनों चीज कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ डू फॉलो लिंक बनाएंगे तो गूगल को पता चल जाएगा कि जायजवादी एसईओ कर रहा है, उसको पता ना चले, इसलिए क्या करते हैं, कुछ हम वो भी लिंक बनाते हैं जो हमको रैंक में हेल्प नहीं करता। ठीक है, इसलिए रेशियो हमने उसका कम रखा है, खाली 20% हुआ है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो कौन सा लिंक देती है, डू फॉलो या नो फॉलो? नो फॉलो देती है। नो फॉलो देती है। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। नो फॉलो लिंक देगी सोशल मीडिया, कौन सा लिंक देगी? डू फॉलो। आप बताओ होनी कौन सा लिंक देगी? नो फॉलो। नो फॉलो देगी। कौन सा लिंक देगी भाई? नो फॉलो। पहले क्या होता है, सोशल मीडिया में हमको डू फॉलो लिंक दे देती है, ठीक है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसलिए सब डू फॉलो लिंक देते हैं। लोगों ने इसको गंद मचाना शुरू कर दिया। हमने फोटो वीडियो डाला लता मंगेशकर का, ठीक है, और लता मंगेशकर का गाना है लग जा गले से, उसके नीचे कमेंट में जा रहा है, मान लो कि हम ही करने लग जाए www.makeyourbrand.com। अब इस कमेंट से इस गाने का कोई लेना देना नहीं है, रिलेवेंट है नहीं है। ये लोग कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि इस बंदे को जो सुनने आए गाना, बंदे कमेंट पढ़ने में 100 रुपये नहीं, क्या किसी कमेंट किया देगा, अरे ये कोई कंपनी है, क्लिक कर दिया। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी वाले को बेनिफिट मिला, गाने की रेको खराब हो रही है ना। इसलिए इन सब ने क्या कर दिया, सोचा कि हम नो फॉलो लिंक देंगे, तो अब फालतू कमेंट बंद हो गए। ठीक, फिर भी हम फेसबुक में, ट्विटर में जो लिंक डालते हैं, उसका रीजन तो ट्रैफिक आ सकता है वेबसाइट। हाँ, रैंक में हेल्प ना मिले तो ट्रैफिक तो आएगा, और ट्रैफिक कैसे आएगा बस भाई? जब जोड़ेंगे उस पेज उसमें लिंक भी क्लिक तो होता है ना, फेसबुक लिंक डाल के क्लिक तो होता है, बंदा जाता है उस पर। ठीक है, तो लिंक गया सोशल मीडिया से मेरी वेबसाइट पे, मेरे ट्रैफिक आ गया वो, ठीक, लेकिन वो रैंक में हेल्प नहीं करेगा। और दूसरा हमको लीड्स आ सकती है, फेसबुक लीड्स आएगी ना भाई, आप मेरी वेबसाइट पे आ गए
कुछ लेके जाओगे, अगर ई कॉमर्स का है, ब्लॉग का है तो कुछ पढ़ के जाओगे। जो भी आप सर्विस दे रहा है आपको लगता है उसके लिए आपका पर्पज और आपकी नीड मैच कर रही है तो आप जरूर लेके जाओगे वहाँ से ना। तो यही कारण है हम नो फ्लो देने के बाद भी हम सोशल मीडिया में हम अपनी वेबसाइट की लिंक्स लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अब बात आती है तुम चेक कैसे करोगे किसी वेबसाइट पे तुम डाल रहे हो कि वो नो फॉलो दे रहा है या डू फॉलो दे, कैसे चेक करोगे भाई? The Bluetooth device is ready to pair. हाँ, कैसे चेक करोगे? सोर्स कोड में उसके सोर्स कोड में क्या करोगे? चेक कर लेंगे और सर्च कर लेंगे वो नो फॉलो लिखा होगा, अगर मतलब नहीं डू फॉलो नहीं दे रहा तो सही कह रहा है ये? नो फॉलो आया खाली चेक नहीं करा। तो चेक किया होगा भाई, तो उसमें नो फॉलो लिखा रहता है ऐसे, नहीं इसका ऐसे नहीं है। तो डू फॉलो लिखा रहता है। वो सही कह रहा है, ठीक है, विक्रांत ने सही बोला। आप उसका सोर्स कोड में जाना और जो आपकी वेबसाइट डाल रहे हो उसका लिंक लगा के देखना, उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं नो फॉलो लिखा होगा, ठीक है, तो समझ लेना वो वेबसाइट आपको नो फॉलो लिंक दे रही है। डू फॉलो कहीं लिखा नहीं होगा, अगर ब्लैंक है लिंक खाली मेरा तो समझ लेना वो वेबसाइट डू फॉलो लिंक देती है। अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे 10 डू फॉलो लिंक बना के दो, डू फॉलो तो नहीं लिखा है। हाँ डू फॉलो नहीं लिखा रहेगा, लेकिन नो फॉलो लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई मांगता है 10 लिंक दे दो मैं डू फॉलो के, तो आप ऐसे चेक करोगे पहले डालने से पहले कि उस वेबसाइट में जो लिंक ऑलरेडी डले हुए किसी कंपनी डले होंगे उसका लिंक कॉपी करके देखोगे सोर्स कोड में कि वो डू फॉलो है या नो फॉलो, ठीक है ना। इस हिसाब से चेक करना भी आ गया। उसकी नीड क्या है, अगर हम बात करें नीड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है, सब बता दोगे क्या है विक्रांत? आजकल डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, हर चीज डिजिटल हो रही है, तो हमारा अपना बिजनेस भी डिजिटल ले जाना पड़ेगा, तभी तो प्रमोशन करेंगे उन डिजिटल बिजनेस का। एक तुम बताओ। हर कोई अपने प्रोडक्ट को डिजिटल यूजर को क्या बोलते हैं सर, प्रमोट करना चाहता है। और सर उससे बेनिफिट भी ज़्यादा है ना, क्या वो तो बता दें। क्योंकि लोग आजकल यूज ज़्यादा करते हैं। टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग। देखो टाइम सेविंग बता रहा है कोई, है ना, कॉस्ट एक भाई ने बताया कॉस्ट इफेक्टिव, ये है विक्रांत का, ये है आनंद मोहन का, और भाई ये हमारे विकास भाई बोला प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, ये है विकास भाई का व्यू। हिमांशु सर क्या कह रहे हो? बोलो। फिल्ट्रेशन मिल जाती है ना, बेनिफिट वही होता है ना भाई। क्या भाई? बहुत सारी साइट्स के हम फिल्टर कर सकते हैं, देख सकते रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि इस पे प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, चीज़ें हमें ऑनलाइन जल्दी मिल जाती हैं कंपेयर बिटवीन अदर वेबसाइट्स। कंपैरिजन होना है ना। और आप बताओ, आप रह गए पिछले 5 मिनट से तुम कर रहे, तुम लगा कि मतलब नीड क्यों है डिजिटल मार्केटिंग, क्लाइंट क्यों करवाता है? कि उसकी वेबसाइट ऊपर आ जाती है, सर्च करने में आसानी होती है, ज़्यादा लोग देख सकते हैं उस चीज़ को, वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आता है। ट्रैफिक ना भाई, ज़्यादा लोग देख सकते हैं एक चीज़ को, ट्रैफिक होगा जगह पे सीमित नहीं हो। और क्या होगा इंप्रेशन, तुम देखने की बात कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है वो इंप्रेशन। अब टाइम सेविंग कैसे आनंद भाई बताना? टाइम सेविंग ऐसे कि जैसे हम नॉर्मल मार्केट में कोई चीज़ बुक्स है तो हम ऑनलाइन
जब देखेंगे 10 वेबसाइट पे हम बुक्स चेक कर लेंगे, प्राइस कंपेयर कर लेंगे, बट मार्केट में हमें 10 दुकानों पे जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा हमारा काफ़ी। आगे घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल सही, ताली बजा दो। थैंक यू। कॉस्ट इफेक्टिव विक्रांत भाई। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है, इतना ट्रेडिशनल मार्केटिंग की इससे कम मतलब कॉस्ट आती है देखा जाए तो। रिजल्ट जल्दी रिजल्ट देती है, जल्दी लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक शॉर्ट टाइम में पहुंच सकते हैं। एग्जांपल, ज़्यादा लोगों तक अगर हम ये ऑनलाइन करेंगे, अपने सोशल मीडिया में इतने लोग जुड़े रहते हैं, सब देखेंगे, कुछ भी हम पोस्ट बनाएंगे, बहुत से लोग जो हमारे ग्रुप में वो देखेंगे, और जब हमारी वेबसाइट को रैंक करेगी तो डिजिटल में आएंगे, वो भी देखेंगे। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रमोशन, हाँ जो भी प्रमोशन है। प्रोडक्ट। हाँ, सर अगर हम ऑफलाइन प्रोडक्ट प्रमोशन करते हो तो जब तक कॉस्ट भी ज़्यादा जाती है सर एडवर्टाइज के लिए सर, हम्म, ठीक है ना सर। ऑनलाइन करने में तो कॉस्टिंग भी कम रहती है हम्म, और ज़्यादा जगह कर सकते हैं। हम्म। और कंपैरिजन हिमांशु का था। जैसा कि हम महीने का कंपैरिजन कर सकते हैं। अंकित भाई, ट्रैफिक एंड इंप्रेशन। जैसे भाई ने बताया ट्रैफिक में होता है, हमारी जो वेबसाइट होती है जब वो ऊपर होती है तो एक एरिया नहीं होता, मतलब बहुत सारे जन होते हैं जो हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या फैसिलिटी मिली है उस पर। ठीक। टाइम सेविंग से क्या हो गया भाई कि आप एक टाइम में काफ़ी चीज़ें देख पा रहे हो, है ना। और एक सबसे मेन बेनिफिट इसका क्या है आपका, 1-to-1 अप्रोच है ना इसमें आपका, है ना विक्रांत भाई। 1-to-1 होगा कि नहीं ये, 1-to-1 अप्रोच कैसे होगा? वही Direct डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, आप पर किसी दुकान पे जाओगे तो एक बंदा तो खड़ा नहीं होगा, हार्डली ऐसा होता है कि एक अकेले आप जा रहे हो, मतलब 3-4 बंदे होंगे, वो कुछ मांग रहा होगा, कुछ मांग रहा होगा, कुछ मांग रहा होगा, सबकी जो सबकी सुनता है वो और उसके हिसाब से सामान लेके आता है, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ भी होता है, कुछ भी होता है, कुछ फिर आप खुल के बता नहीं पाते कि सर हमारा बजट ये है, 3-4 बार सामान देखा, फिर आपने कहा कॉस्टली है, 3-4 लोगों के बीच में बोल नहीं पा रहे हो, फिर आप बोलते सर हमें नहीं लेना, वो फिर पूछता रहता है भाई साहब क्या हो गया, क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे। उसका रीजन क्या है, हमारा हेजिटेशन है, ये बोलेगी कि हमें लो प्राइस का चाहिए। ऑन पेज में ऑनलाइन में क्या हो गया, आप सबसे पहले प्राइस टैग देख लोगे कि भाई लो टू हाई करूंगा मैं अगर मेरी बजट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा 1-to-1 क्या हो गया, मैं वेबसाइट से अकेले बात कर रहा हूँ, वेबसाइट के बाद मेरा अप्रोच क्या है, अकेली वेबसाइट है, मैं देख रहा हूँ उसको और कोई बंदा नहीं देख रहा, ठीक है। मेरा जैसा नीड होगा मैं वैसे फिल्ट्रेशन लगाऊंगा और अपना प्रोडक्ट ले लूंगा। तो ये हो गया 1-to-1 अप्रोच, ठीक है भाई। और ये हो गया, बहुत सही बात बोली जो अंकित ने, ये हो गया ट्रैफिक। जब वेबसाइट ऊपर आएगी ट्रैफिक भी होगा, वो ऊपर जो आता है उसको हम बोलते हैं, जो दिखेगी लोगों को इंप्रेशन, है ना। कंपैरिजन वाला भी बात सही है। आप पहले क्या होता था कि दुकानदार ने बोल दिया हम उसको मान लेते थे भाई वो सही कह रहा है, अब आप कंपेयर कर सकते हो किसी और से भी, ठीक। कंपैरिजन में एक और चीज आती है आजकल, रिव्यू ना, रिव्यू आ जाता है। तो रिव्यूज में क्या होता है कि हम रिव्यूज भी पढ़ लेते हैं कि भाई उस बारे में क्या कह रहा है। अब Product अच्छा नहीं है। रिव्यू देख के ली जाती है सर। आजकल चीजें रिव्यू देख के ली जाती है ना। किसी ने बोल दिया कि एमआई का फोन फट रहा है तो आप कभी नहीं लोगे फट रहा है तो ये ना, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। आप फिर देख लो उसी रेंज में मैं कोई और सा फोन देख लूँ तो वो कंपेरिजन वाला पार्ट कर लेगा। अब कॉस्ट इफेक्टिव क्या हो गया, जैसे कि मान लो आज हम यहाँ बैठ के बोलते हैं कि मुझे एक बुटीक खोलना है साहिबाबाद में, ठीक है। अब मैं उसको ऑफलाइन प्रमोट करूंगा तो मुझे 20 रुपये में ऐड दिया मैंने, मान लो एक ऐड का ही कॉस्ट आपका 35 से लेके 50,000 का होता है, 20 रुपये का कॉस्टिंग, अच्छा अगर पेपर लोगे तो, ठीक। या आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराओगे, कार्ड बंटवाओगे, किसी मैगजीन में ऐड देना, किसी मैगजीन में दोगे, उसमें भी 15-20 हज़ार आराम से वो ले लेता है, 10-15 हो जाता है। आराम से है। मतलब 8,000 रुपये का हर चीज़ का ऐड कॉस्ट आएगा आपका, वहीं आप आराम से 20-30 हज़ार में आप अपना ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो हाँ सर, नॉर्मली। हाँ ब्रो, मतलब ये प्रमोशन जो पार्ट है ना सर, इसमें टाइम सेविंग कॉस्ट सेविंग दोनों आ जाता है। हाँ दोनों आ जाते दोनों हैं। आ जाता है। हाँ क्योंकि इसमें हो क्या है, अब मुझे उसमें मैंने अपने यहाँ वर्डप्रेस में वेबसाइट बना ली नॉर्मल से, उसको मैंने प्रमोट किया एरिया वाइज, है ना। कीवर्ड्स लिए, जैसे हमने अभी अपने कीवर्ड्स लिया है, हम गाजियाबाद टारगेट कर रहे हैं कि ऐसे कंप्लेन गाजियाबाद, ऐसे वो कंप्लेन गाजियाबाद, है ना। अब धीरे करके हम टॉप 5 में आ गए, इसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं तो हम हमारी बेनिफिट होगा कुछ दिन बाद, जब टॉप 1 में आएगा तो सर्चेज और ज़्यादा आएंगी हमारी। अब हमने देखा होगा कुछ कल परसों में चेक करा था, बिना ऑफ पेज एक्टिविटीज के भी हमारे अच्छे खासे विजिटर आ रहे हैं। रीजन क्या है, हमारी वेबसाइट टॉप 5 में आने लगी कुछ कीवर्ड्स पे, ठीक है। तो
जो हमने पिछला काम किया था उसका मेहनत हमें अब मिल रहा है। तो हमने कुछ अब तो 3-4 महीने काम भी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट सेविंग है ना एक तरीके से, क्योंकि मैंने 1 रुपये नहीं लगाया मैंने, उसके बाद भी मेरी वेबसाइट गूगल के टॉप 5 में आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया हमारा कॉस्ट इफेक्टिव और ये प्रमोशन प्रोडक्ट भी हमने समझ लिया। अब है हमारा टाइम सेविंग, वो भी क्लियर हो गया ना, विक्रांत ने बताया हमको। ठीक, तो आज हमने क्या क्या देखा, नीड और डिजिटल मार्केटिंग क्यों है, जो उनकी डिजिटल मार्केटिंग क्यों अच्छी है। ठीक, और हर चीज का डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है ये बताओ। डिसएडवांटेज क्या है? एसईओ का, डिजिटल मार्केटिंग का सर अगर कोई किसी की अच्छी चीज भी होगी, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कराता, मतलब किसी की बेकार चीज भी, कोई प्रोडक्ट वो बेच रहा हो और डिजिटल मार्केटिंग करा ले, Negativity तो चीज- सर वो टॉप 5 में आ जाएगी। और नेगेटिव चीज भी फैलती है ज़्यादा। बहुत सही बोला ना, वायरल हो जाता है कोई चीज ना, नेगेटिव चीज भी वायरल हो जाती है। हम कोई भी चीज सर्च करेंगे तो हम टॉप 5 की चीजें पहले देखेंगे और बाद की चीजों में बाद में। इसके लिए भी तालियां बजा दो। आप सही बोला है ऊपर आप पैसा ऊपर लेकर कर देना। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं, जो ऊपर आ रहा है उसे दो। वो ही लेंगे है ना, बिल्कुल। जो दिखता है वो दिखता दिखता वाला हिसाब हो गया ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि टॉप 5 में वो प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। लेकिन होता क्या उसके पीछे कारण हम जैसे डिजिटल मार्केटर जो बैठे होते हैं वो करते हैं ना। आजकल तो रिव्यूज वगैरह भी फेक आते हैं, इसलिए हमेशा नेगेटिव रिव्यू को पहले पढ़ा करो कि वो क्यों क्या कह रहा है। नेगेटिव रिव्यू हो गया, या आपको देखो जो जिसने 2 स्टार दिए होंगे 3 स्टार दिए होंगे वो ठीक है। 5 वाली भी ऐसी बात नहीं है कि हर एक कोई जेन्युइन है और हर एक कोई फेक है, जेन्युइन नहीं होता उसमें, लेकिन फिर भी रेशियो कम होता है उसका। ठीक है, तो हर कंपनी क्या करती है इसको, जो अभी विक्रांत ने डिस्कस किया था ना हमारे साथ कि ORM क्या होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, उसका पार्ट था वो कि मतलब रिव्यूज वगैरह हम दे रहे हैं ना, उसके थ्रू हो जाता है। ठीक है, अच्छे अच्छे रिव्यूज दोगे, अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालोगे, लोगों को वही दिखेगा चाहे आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो। और क्या डिसएडवांटेज है, इसकी इतनी रीच नहीं है, बहुत से लोग के पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, तो वो पास तो उनके पास कैसे पहुंचेगी, हम डिजिटली करेंगे। दूर दराज का इलाका है जहाँ नेट नहीं है, वहाँ आपके प्रोडक्ट नहीं जा पाएगा। ठीक, और डिसएडवांटेज क्या होगा, सोचो डिसएडवांटेज का। जब तक नेट है तब तक ये है। नेट तो आएगा, नेट तो और और अच्छा होने जा रहा है, 5G 6G का आगे आते जा रहा है ना, तो और अच्छा फाइबर होगा। ऑप्टिक आ रही है। फाइबर ऑप्टिक्स आ गया तो मार्केट हाँ। में। नेट का तो मतलब टेंशन दूर है, तो गांव-गांव में भी नेट फैल रहा है ना, जहाँ पहले इंटरनेट नहीं था वहाँ भी अब जा रहा है, तो नेट वाला तो कोई इशू है ही नहीं। बस वही है, आप कोई भी वेब को ऑनलाइन बना सकते हैं, तो अपना सतर्क रहना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आप ऑन पेज में क्या क्या देखते हो, डोमेन जो मैं बता रहा हूँ क्या क्या देखना चाहिए, नोट करो इसको। ऑन पेज में देखा करो आप लोग डोमेन का स्ट्रक्चर, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसी है आपकी। ठीक है, विकास वेबसाइट की स्ट्रक्चर देखो आप सबसे पहले, वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा है, यूजर फ्रेंडली है नहीं है, उसका जो कॉन्टेक्टस है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, और वेबसाइट कॉन्टेक्टस काम करना जरूरी है, वरना मान लो आप टॉप पे भी लेके आ गया और वो काम नहीं कर रहा है, कल क्लाइंट आपको बोलेगा लीड्स नहीं आ रही, फिर आपने चेक किया अरे सर ये तो कॉन्टैक्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो आपको मतलब सुना देगा ना कि 1 महीने से मैंने पैसा वेस्ट कर दिया और आपने चेक ही नहीं कर दी। सब चीज़ें आपको इजीली चेक करना चाहिए कि उसका कॉन्टैक्ट डिटेल काम कर रही नहीं कर रही है, सब चीज़। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, चैट बॉक्स लगा है तो चैट बॉक्स में अगर हम टाइप करते हैं तो क्वेरी जाती है नहीं जाती, वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद कैसे देखते हो आप, डोमेन की अथॉरिटी DA हमेशा देखना। ठीक है, और DA जितनी अच्छी होगी उतना आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा होगा। डन। और आप देखोगे डोमेन एज जितना पुराना होगा उतना हमारी वेबसाइट बेनिफिट होगी, एसईओ में बेनिफिट करता है वो। ठीक है, जितना पुराना डोमेन होता है हमारा। और फिर आप और देखोगे क्या, साइट में क्या होता है, सारे URL वेबसाइट के जितने हम पोस्ट डालेंगे सबके URL होते हैं, पेज के सबके हाँ एक साथ।
गूगल की लिमिटेशन है कि वो एक लिमिट तक ही रीड करता है, उसके बाद आपको साइड रैंक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मान लो कि गूगल ने 150 पेज तक रीड की, 150 के बाद क्या होगा, आपको फिर आप ऑनलाइन सारे पेज दिखाने के लिए साइड में बनाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं रोबोट और टेक्स्टिफाई, वो क्या करता है आप बताओ विकास। रोबोट स्पेल क्या काम करती है? सर वो डिसअलाउ वगैरह कर रहे हैं। क्रोलर को डिसअलाउ कर देती है, फिर हम चाहते नहीं एक पेज क्रॉल हो तो हम किस पेज को हमें उसको क्रॉल नहीं करेगा। किस पेज को दिखाना है और किस पेज को नहीं दिखाना है, वो काम करता है हमारा रोबोट स्पेल, है ना। और हम देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। कैंडिडेट हम देखते हैं, पेजिनेशन देखते हैं हम, हाँ कीवर्ड रिसर्च भी और उसी का पार्ट है और पेज का पार्ट है, कीवर्ड रिसर्च हो गया। और मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होता है बताओ? डिस्क्राइब करते हैं उसको, पोस्ट को, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन किस में काम आता है और क्या होता है बताओ हिमांशु भाई बताओ। ये जो सर्च करते हैं सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिखती है वो गूगल में नीचे दिखती है ना, कोई भी हो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। लिंक के नीचे सबसे पहले लिंक के नीचे जो 2 लाइन नजर आती है वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ना, गूगल पे जो भी हम सर्च करते हैं। और जो टाइटल होता है वो क्या होता है? मेटा टाइटल। मेरा टाइटल होता है। मेटा टाइटल होता है वो। उसका बेनिफिट क्या है? सर वो सर्च करेंगे उसमें हमें दिख जाएगा टाइटल, हम टाइटल लगाते हैं। हाँ, टाइटल लगाने का बेनिफिट क्या है? टाइटल लगाएंगे वो तभी सर्च तो करेगा, तभी तो गूगल सर्च करवाएगा चीज को। और टाइटल उसका देंगे तभी तो उस नाम से किसी सर्च चीज का वो टाइटल देंगे तभी तो सर्च करेगा। टाइटल से बेनिफिट क्या है? गूगल रैंकिंग दे रहा है उसके ऊपर, ठीक है। हमने जो कीवर्ड्स हम लेते हैं इंग्लिश वर्डिंग एसईओ में, उसके रिलेटेड ही हम टाइटल लगाते हैं, मैच कराते हैं ना हम पहले। और जो कीवर्ड्स होता है मेटा कीवर्ड्स, वो क्या हेल्प करता है? सर्च करने वो कहाँ हेल्प करेगा? अभी मैंने आपको बताया कि गूगल तो टाइटल पे खेल रहा है, बैकएंड फिर मेटा कीवर्ड्स कहाँ? बैकएंड में बैकएंड तो हर चीज लगती है, टाइटल बैकएंड में लग रहा है, डिस्क्रिप्शन बैकएंड में लग रहा है, तो दिखता है हमको फ्रंट एंड में लगता है तो हर चीज बैकएंड में। बताओ भाई, जो याहू है, बिंग है, उसका जो रिजल्ट आता है वो मेटा कीवर्ड्स पे आता है, ठीक है। ऐसा है, गूगल को आप मेटा कीवर्ड से कोई मतलब नहीं है, उसे डिस्क्रिप्शन देखता है, आपका H1 देखता है, H1 भी और डिस्कस करेंगे, वो देखता है मेटा और टाइप मेटास को देखता है, ठीक है। और आजकल एक नया हमने बताया था आपको ऑल टैग। ऑल टैग क्या करता है मानसू? ओल्ड टैग, हाँ इमेज के नेमिंग के लिए। हाँ, इमेज की नेमिंग के लिए, बिल्कुल सही बात है। ऑल टैग जो है इमेज का नाम देते हैं। बेनिफिट क्या है इसका? गूगल की पिक्चर को लिए स्क्रॉल नहीं कर पाता ना, पिक्चर को लेके हम टाइटल दे देंगे तो उसको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। गूगल जो है आपका इमेज या फ्लैश वीडियो रीड नहीं करता, जैसे कि स्टूडेंट्स वाले लगाते नहीं 100% प्लेसमेंट स्टाइल जो फ्लैश करता है, गूगल रीड नहीं करता, इमेज रीड नहीं करता, तो उसके चक्कर में हमने क्या लगाया? ऑल टैग लगाया, ठीक। जिस नाम से आप सेव कर दोगे वो उस नाम से ही दिखेगा वो, ये होता है। दूसरा हम देखते हैं फिर हैशटैग्स। हैशटैग क्या होता है? हेडिंग टैग ना, हैशटैग तो पढ़ा होगा थोड़ा, हेडिंग टैग होते हैं, वो होते हैं H1 से लेके H6 तक। अब हम बात करते हैं कि H1 की, H1 हमेशा आपके जो एसईओ कीवर्ड है उससे मैच करता हुआ होना चाहिए, एसईओ कीवर्ड है जो है ना, एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, कीवर्ड लेते हैं उससे थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए, लेकिन जो टाइटल होगा उसके रिलेवेंट होना उसके चाहिए। रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और विकास भाई ये ध्यान रखना कि जो आप टाइटल ले रहे हो और जो आपने H1 लिया है सेम मत कर देना, आगे पीछे कुछ उसके लगा देना, मतलब वही हो लेकिन उसको और अलग वो हो चेंज टाइटल बैचवन। ठीक। जैसे कि हमने कीवर्ड लिया एसईओ कंपनी इन गाजियाबाद, हमने H1 में ले लिया, हमने बेस्ट एसईओ कंपनी इन गाजियाबाद, उसके आगे पीछे लगा दिया ना, एग्जैक्ट मैच नहीं करना, डैश लगा दें। तो कुछ मैच भी लगा दो, मैच से तो दिक्कत क्या है सर? रैंकिंग इंपैक्ट पड़ेगा हमें, ठीक है। गूगल देगा ना अच्छी बार रिपीट कर रहा है क्योंकि वो हमारी चीज रिपीट नहीं होनी रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, तो एक बार आ गई बहुत है। और आप देखते हो उसकी स्पीड,
साइड की स्पीड भी हम चेक करते हैं ऑन पेज पार्ट में। ठीक, साइड की स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए मानसो? 1 से 5 सेकंड। 1 से 5 सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। और हम चेक क्या करते हैं? वैलिडेशन इशू। वैलिडेशन इशू। वैलिडेशन इशू किसमें पाया जाता है विक्रांत? वैलिडेशन इशू चेक किस में करते हैं पूछ रहे हो? किसमें पाया जाता है? हाँ, कोडिंग में तो बताओ। चेक तो आप कर लो कोडिंग में। Coding। किसमें मिलेगा वैलिडेशन इशू? हर एक किसी में मिलता है? इसका तो नहीं पता, बस ये है कि चेक कर लेते हैं तो पता चल जाता कोड। वैलिडेशन इशू भाई हर एक किसी में होगा। अच्छा, ठीक है, तो आप चेक करोगे कोड में कि वो वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसलिए उसका टूल का नाम क्या है? W3C चेक validator.org के नाम से ना। W3 वही हो गया ना, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक, और हम देखते हैं पेजिनेशन इशू। अच्छा, पेजिनेशन इशू किसमें मिलेगा? ई-कॉमर्स वेबसाइट में। बहुत सही। वो होता क्या है विकास भाई पेजिनेशन इशू? विकास भाई क्या होता है पेजिनेशन इशू? सारे एक वेबसाइट में कई पेज होते हैं, मतलब एक जैसे सिमिलर, जैसे Amazon ये www URL बहुत सारे बन जाते हैं, एक से URL बहुत सारे बन जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट ही हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग पेज पे, हाँ, तो उसके बहुत सारे URL बन जाएंगे। जो विक्रांत और हिमांशु बोला वो सही है। तुम्हारा वाला अलग चीज है, वो कैनोनिकल इशू है। अभी हम बात कर रहे हैं पेजिनेशन इशू। पेजिनेशन इशू में क्या होगा कि एक प्रोडक्ट के हमने डिफरेंट पेज बना देते हैं ना। अब मैं Amazon में जाऊंगा, लेनेवो फोन देखता हूँ, लेनेवो की 20 फॉन्ट्स और दिख जाते हैं नीचे पेज आया पेज आता है, पेज 1 पेज 2 पेज 3 सो ऑन करके पेज 30 तक जो भी है। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे कि H1 और टाइटल कीवर्ड मैच नहीं करना चाहिए डुप्लीकेट की वजह से। इस केस में क्या होगा कि 20-30 पेज हमने डुप्लीकेट बना दिए, फिर 20 पेज में लेनेवो प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो इसलिए उसको रिमूव करने के लिए हम कैनोनिकल टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? कैनोनिकल टैग। और वो टैग लगाने से हमारा क्या हो जाएगा, पेजिनेशन इशू खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमको गूगल को दिखाने सारे पेज, गूगल टैग को रीड करके समझ जाएगा कि ये डुप्लीकेट नहीं है, इसका ओनर कोई ना कोई जरूर है। उसका जो ओनर होगा वो होगा वो क्या कहते हैं उसको, जो मेन पेज होगा स्मार्टफोन लेने वाला, फर्स्ट नंबर वाला। और अब बात आती है जो ये भाई कह रहे थे कैनोनिकल इशू की। कैनोनिकल इशू में क्या हो गया भाई? ये सर्च index.php दो URL पे खुल रही है वेबसाइट, एक से ज्यादा URL। आपकी जो वेबसाइट है अगर सेम पेज मल्टीपल डोमेन में ओपन हो रहा है तो वो कैनोनिकल कहलाएगा। वो मोस्टली होम पेज के केस में होता है ना। तो होम पेज का आपका अगर डिफरेंट यूआरएल्स पे ओपन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? कैनोनिकल इशू। उसी को खत्म करने के लिए हम कौन सा रिडायरेक्शन लगाते हैं विक्रांत? 301 या 302? वहां से बताओ 301 या 302? सर डायरेक्ट तो वो होता है ना, 301 तो शायद टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी है और ना? परमानेंट। हाँ नहीं होता तो है, तो उसमें कौन सा टेम्परेरी है कौन सा परमानेंट है बता दो। 301 टेम्परेरी है, 302 परमानेंट। हाँ, 301 की टेम्परेरी। गलत, 301 जो है परमानेंट है, 302 जो है अच्छा, वो टेम्परेरी है। ठीक है, 301 क्या करता है भाई, आपका जितने सब पेजेस होंगे वो रिडायरेक्ट कर देगा मेन पेज पे। जो भी क्लाइंट से पूछोगे सर आपको कौन सा रखना है, इंडेक्स वाला रखना है, .com वाला रखना है, या बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होगी जो बिना www के ओपन होती है ना, तो क्लाइंट डिसीजन लेता है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसको रिडायरेक्शन कर देते हो। रिडायरेक्शन हमने बताया आपको दो टाइप के होते हैं, 304 और 301 और 302। ठीक, अब 301 क्या करता है भाई? डायरेक्ट सर चला जाता है। 302 हम कब यूज करते हैं? जहाँ पे सर ले जाना हो। परमानेंट। अच्छा, लिंक तो दोनों में जाएगा। एक नई वेबसाइट बना ली हमने कोई अलग, और फिर मान लो किसी पेज पे आपका काम चल रहा है, ठीक है, मैंने मान लो कि हमारी वेबसाइट पे हम कुछ काम कर रहे हैं, हाँ ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ मैं, उस दिन बाद मैं एक पेज बनाऊंगा मेकर ब्रांड्स पे, ऑनलाइन वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास उसमें कंटेंट नहीं, मान लो मैंने आज पेज बना दिया उसका, अभी वेट कर रहा हूँ कि जब मेरी सारी वीडियो बन जाएगी तब मैं अपलोड करूंगा। तो उस दिन तक अगर गूगल उसको देखेगा तो यूजर भी देखेगा, जाहिर सी बात है, तो यूजर आएगा उस पेज पे और कंटेंट नहीं बना, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? जी बेकार जाएगा ना। उसके इसमें हम क्या लगाते हैं? कंटेंट कमिंग सून, और उस पेज को हम रोबोट्स में जाके डिसअलाउ कर देते हैं और टाइम बीइंग के लिए कि गूगल पे पेज ना आए जब तक कंटेंट ना आ जाए, और रिडायरेक्शन लगाएंगे हम 3022। तीन चार चीजें हम करते हैं ब्लैंक पेज में, जहाँ भी आप या फिर आपने देखा होगा कहीं भी
को टाइमर चल रहा था कि 24 घंटे बाद या 48 डेज के बाद मेरी वेबसाइट लाइव 30 होगी, days बाद। इस टाइम चलता है ना वो, उस केस में वो क्या लगता है 302 रिडक्शन लगता है। वर्डप्रेस में भी लग जाता है भाई, लगा रहता है। हाँ सब में लगा सकते हो, ठीक है। वो WordPress क्योंकि का। वो जो होता है सी पैनल में जाके लगता है, उसमें वर्डप्रेस से या PHP से कोई मतलब नहीं है, अच्छा ठीक। उसके बाद 301 हो गया, 302 हो गया। अब देखो फिर जो इंटरव्यू पूछता है वो बंदा कि आपको 302 का एग्जांपल दो या कुछ 301 का दो, तो आप ऐसे प्रिपेयर रहना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया टाइप हो जाएगा। और इन केस 301 और हम कहाँ लगा सकते हैं, जब मैंने नया डोमेन ले लिया, ठीक है ना भाई। आज मेरा एक डोमेन था मेक योर ब्रांड्स नाम से, मैं आज भाई से मिला, पंडित जी उन्होंने हमें बताया कि सर आपका बिजनेस कम चल रहा है कि आपने जो नाम लिया है वो सही नहीं है, इस नाम को चेंज कर दो। इसको करके आप मेक माई ब्रांड्स कर दोगे ना, तो मैंने मेक योर ब्रांड्स को अब मेक माई ब्रांड्स कर दिया। लेकिन मैं पिछले 4 साल से इसको चला रहा हूँ, ठीक। अचानक से मेरा जितना ऑडियंस आया था वो उस वेबसाइट पे कुछ नहीं दिखेगा, मुझे तो पूरा लॉस हो जाएगा। तो मैं पंडित जी को गाली दूंगा फिर, तो उसको वो गाली ना खाए उसके लिए हमने क्या आ गया मार्केट में 301 इंटरेक्शन यहाँ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। कि मेरा जो विजिटर है, जो मेरा जो क्राउड आ रहा था वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हो जाए। मैं क्या करूँगा, अगर कोई गलती से मेक योर ब्रांड डालेगा तो वेबसाइट जो ओपन होगी वो मेक माई ब्रांड्स की होगी, मेक योर ब्रांड्स की नहीं होगी। मैंने नया नाम ले लिया, नया यूआरएल खुल जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, परमानेंट रीडायरेक्शन हो गया इसमें, ठीक है भाई। हाँ परमानेंट 302 हो गया, पर मैंने 32 बता रहा था। 301 बता रहे थे, 301 तो आप बता रहे थे। 301 परमानेंट, 302 टेम्पररी है। हाँ ठीक है। अब जैसे कि लाइव एग्जांपल हम बताते हैं आपको, न्यूज चैनल जो होता है स्टार न्यूज का ना, अपना लास्ट टाइम डिस्कस किया होगा, स्टार न्यूज जो अपन किया है वो एक वीक, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल मिल ऐसे वो सॉन्ग्स पीके, songs.pk, songspk.pk, songspk.net, ऐसे चेंज होता कई रहता है। सारे चेंज होते रहते हैं ना, क्योंकि उनको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। उसका जो बैन करते हैं उसका जो अथॉरिटी उसका क्या नाम है, DMC करके होता है, ठीक है। वो होते हैं सर्टिफाइड अथॉरिटी होती है डिजिटल मार्केटिंग की, जो देखती है वेबसाइट में कि क्या क्या है, मतलब ना खाना दिक्कत है उन वेबसाइट्स को वो फिर ब्लॉक कर देती है।